हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को बताएंगे जो इसका रिवीजन है। चैप्टर फर्स्ट हमने बायोलॉजी में जो कराया था उसका आज हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, रिवीजन जो चैप्टर फर्स्ट का नेम था वो क्या था? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नेम था। ठीक है, इसके बारे में हम आपको रिवीजन आज कराएंगे कि क्या क्या हमने आपको पढ़ा दिया है। आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से वीडियो को ज़रूर देखा करिए, क्योंकि बिना वीडियो देखे आप लोग केवल रिटन वर्क करेंगे और हमें फॉरवर्ड कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब हम बताते हैं इसके सेल के बारे में। सेल क्या होती है? सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक है, चाहे प्लांट हो या एनिमल, ठीक है, सभी में सेल पाई जाती है। ठीक है, बिना सेल से कोई भी वर्क या कोई भी फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि सेल के अंदर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, न्यूक्लियस होता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। ठीक है, अब सेल होता क्या है? सेल क्या होता है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मीन्स जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसी को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही क्या कहलाती है? सेल कहलाती है या कोशिका कहलाती है। ठीक, कोशिका की खोज किसने करी थी? कोशिका की खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका की खोज करी थी। कब करी थी? इन 1665। ठीक है, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने कैसे देखा था इसको? इन्होंने सबसे क्या देखा था कि मधुमक्खी जो होता है, ठीक है, उसमें जो छत्ता लगा होता है, ठीक है, छत्ते में इस टाइप की संरचना देखी, कुछ इस टाइप की संरचना देखी जो कि एक कोष्ठक के समान था। और इसको ये क्या है, इसीलिए इन्होंने प्रत्येक सेल को, ये कोष्ठक को क्या कहा? सेल नाम दिया था। ठीक है, या कोशिका नाम दिया। इस तरीके से मधुमक्खी में छत्ते के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं कोशिकाओं को जो साइंटिस्ट थे उस साइंटिस्ट ने इन्हें कोशिका या सेल नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने। ओके, अब कोशिका क्या होती है, किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है, या किसी में पाई भी जाती है और उसमें बहुत सारे अंग होते हैं, किसी में उपस्थित होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से जो सेल है, सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो सेल है, सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट पार्ट था वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस तो पाया जाता है लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है लेकिन पूर्ण रूप से प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स अधूरा होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें एब्सेंट रहता है, मीन्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, सेल को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या? यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिसमें केंद्रक या न्यूक्लियस तो पाया जाता है लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, और उसमें जितने ऑर्गन्स हैं और भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है यूकैरियोटिक। ठीक, यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है। ठीक,
अब पूर्ण विकसित अगर केंद्रक पाया जाएगा तो केंद्रक के अंदर जितने सारे अंग हैं, ऑर्गन हैं, वो भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, जैसे जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारे क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, मींस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो गई और ये हो गई यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसका एग्जांपल हम कहें तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया होती है, ठीक, या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो इसके एग्जांपल है, या प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे आते हैं। ठीक, और इसमें जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जितने भी प्लांट हैं या एनिमल हैं, वो सारे इस यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि ये जीवन का भौतिक आधार माना गया है। ठीक है, हक्सले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म है या जीवद्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जीवद्रव्य किसी भी सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, अगर नहीं पाया जाएगा तो शायद उसका जो लाइफ है वो बिल्कुल चलेगी ही नहीं, या अगर चलेगी भी, बाई चांस चलती भी है तो बहुत ही धीमे धीमे या रुक रुक कर और अधिक समय तक नहीं चल सकती। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक, अब हम बताते हैं आपको कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा अगर हम सेल की स्ट्रक्चर हम बनाएं तो सेल की स्ट्रक्चर हम आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं। अब सेल की स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो देखिए कैसे बनती है सेल की स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए, इस तरीके से ये सेल की स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी बाहरी संरचना को देखेंगे तो ये एक सेल है, ठीक है, जिसे प्लांट सेल कहा जाता है। ये एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से होती है एक सेल की स्ट्रक्चर। इसमें एक ये लेयर पाई जाती है, इसमें 3 लेयर होती है ना। सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो हमारी कहलाती है सेल वॉल। ठीक है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। ठीक, ये जैसे हमारी ये सबसे बाहरी लेयर है तो ये क्या कहलाती है, सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक, अब कोशिका भित्ति क्या करती है, जिस तरीके से हम एक रूम में रहते हैं और चारों ओर से वो क्या होता है, घिरा होता है और ऊपर छत होती है, इसी तरीके से ये वॉल क्या करती है। ठीक है, जो हमारी छत है वो क्या करती है, रक्षा करती है, और जो वॉल होती है चारों ओर वो क्या करती है, हमारी रक्षा करने का काम। इसी तरीके से जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल भी क्या करती है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं या अंग हैं, ठीक है, उनकी क्या करती है, बाहरी जितने भी आघात होते हैं, ठीक, उनसे उसकी रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। ओके, इसके बाद ये एक लेयर है जिसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये हमारी क्या कहलाती है, हाँ, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक, और ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है।
ठीक है, ये क्या कहलाता है, आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बाई चांस अगर सेल वॉल किसी तरीके से वो फट जाती है, ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, एक वॉल की तरह काम करने का काम करती है। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या होती है, झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है। ओके, इसके बाद हमारे अंदर सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। अच्छा देखिए, इसके पहले ये जो एरिया है ये कहलाता है सेल पोर। ठीक है, क्या कहलाता है, सेल पोर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, सेल पोर कहते हैं। जितने भी पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं या उत्सर्जी चीजें होती हैं, वो सब इसी के माध्यम से, ये देखिए सेल पोर बने हुए हैं, इसी के माध्यम से क्या होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं क्या है, हमारा ये न्यूक्लियस है जिसे केंद्रक कहते हैं। एक गोल आकार की संरचना होती है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस, इस तरीके से क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है और एक यूक्रोमेटिन होता है। ठीक है, जो यूक्रोमेटिन होता है वो थोड़े पतले होते हैं और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो मोटा होता है। ठीक है, और क्या है ये हमारी क्या हो गई, न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस। ठीक, अब न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्ट हैं हमने बताए थे, 4 प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। एक क्या होता है, सबसे बाहरी जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि केंद्रक की रक्षा करने का काम करती है। ठीक, उसके बाद जो हमारे है न्यूक्लियोलस, जिसे केंद्रिका कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका, ये हमारी न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड्स है, यही आगे चल के गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, क्रोमेटिड्स का निर्माण करते हैं। ठीक, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम यही करते हैं। ठीक है, कोई भी संरचना। इसके बाद इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, उसके बाद हमारी स्ट्रक्चर अगर इसी से सटी हुई एक संरचना पाई जाती है, इस तरीके से संरचना, कुछ कुंडली के आकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, अगर किसी तरीके से टूट फूट हो जाती है सेल में कुछ कारणवश, तो ये कोशिका सेल प्लेट का निर्माण करती है। ठीक है, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, हमने पहले ही बताया था, ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। ठीक है, स्मूथ मतलब चिकनी और रफ मींस खुरदरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो रफ होती है इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो चिपके हुए पाए जाते हैं, इसीलिए इसे रफ अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं जो हमारा पार्ट है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से ये क्या होता है, इस तरीके से कई सारे चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बताया था क्या होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी, जो भी चीज होती है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, एडीपी मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और उच्च ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर और बनी होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है कुछ, इसको क्या कहते हैं, ये भी कई संरचना, इस एक सेल में कई सारे होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो होती है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या कहलाती है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हमने बताया था कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है, जितनी भी ऊर्जा, जितनी भी लाइट अपना भोजन बनाना का काम होता है,
ठीक। तो ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट बनाता है। समझ में आया? ठीक। अब इसके अंदर अगर कोई द्रव पाया जाएगा तो वो द्रव क्या कहलाएगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर अगर पाया जाने वाला द्रव है, ध्यान रखिएगा, अगर केंद्रक के अंदर कोई द्रव्य पाया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है या न्यूक्लियोप्लाज्म। और अगर सेल के अंदर कोई प्लाज्म पाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बताइए? वो कहलाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो द्रव्य है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, अगर सेल के अंदर है। ठीक है, इसके बाद कुछ इस तरीके से संरचना में पाई जाती है जिसे लाइसोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, ये गोल गोल आकार की संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है, लाइसोसोम्स कहलाती है। लाइसोसोम्स ये क्या होती है, निरंतर बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं जो हमारा इस तरीके से अगर संरचना है, डॉट डॉट तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, उसी को क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। राइबोसोम्स पूरे सेल के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटा हुआ भी पाया जाता है। और राइबोसोम्स का एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, क्या करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का एक महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है, और इसमें जैसे हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, वैक्यूल होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। देखिए यहाँ पास हम बता रहे हैं। ठीक है, ये एरिया हमारा क्या है, ये ब्लैक होल एकदम होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो फैट्स ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है, या जो प्रोटीन्स के कण होते हैं, वो सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, वैक्यूल्स। ठीक, इसी तरीके से जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगर हम यहाँ बना दें तो ये इस तरीके से संरचना होती है, कुछ प्लेट के समान संरचना, घूमी हुई संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी क्या कहलाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाती है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी जिसे हमने बताया था आपको, क्या बताया था, गोल्जी बॉडी। ठीक, तो ये हमारी क्या है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी क्या करती है, किसी तरीके से अगर पूरे सेल में कहीं भी टूट फूट हो जा रही है, ब्रेक हो रहा है, टूट जा रहा है, तो ये क्या करती है, सेल को फिर से कवर करने का काम करती है। ठीक है, चारों ओर से उसके आवरण को बना सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, एक सेल है, सेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल के अंदर कितने कौन कौन से पार्ट पाए जाते थे। सेल हमने टाइप्स बताया कि 2 टाइप के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और दूसरा यूकैरियोटिक हमारा सेल होता है। ठीक है, एक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक में बताया, यूकैरियोटिक में बताया। और ये पूरी स्ट्रक्चर से आपको, अगर ये आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, ठीक है, तो लगभग 80% ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने आपको पूरी डिटेल बताई, ये रिवीजन हम शायद ये दूसरी या तीसरी बार हम बता रहे हैं। ठीक, तो अब अगर ये चैप्टर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाता है तो इसी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, सेल क्या है, इस कोशिका क्या है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले किन्हीं 4 अंगों को, कार्यों के नाम, कार्यों का वर्णन करना होता है और प्लस ये डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का, 7 नंबर का, 7 नंबर का ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे राइबोसोम्स का मुख्य काम क्या है। ठीक है, जो केंद्रक है, केंद्रक क्या काम करता है इस सेल के अंदर, या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं तो अगर ये समझ में आ गया है डायग्राम, तो बहुत अच्छी तरीके से आप एक एक क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं इससे। ठीक है, तो वीडियो को, जितना भी वीडियो आया करें, ठीक है, वो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी अगर रटेंगे तो फिर रटने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप समझेंगे तो अपने आप क्वेश्चन पुटअप होगा, आंसर अपने आप देते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम डायग्राम के थ्रू
आपको ये शायद तीसरी बार हम बता रहे हैं इस डायग्राम। ठीक है, अब अगर समझ में ना आया तो फिर शायद आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, अच्छे से इसको समझिएगा, एक बार नहीं दूसरी बार समझिए, तीसरी बार देखिए। ठीक है, अगर फिर भी ना आया तो फिर हमसे पूछिए, हमसे डिस्कस कीजिए। हम आप जितनी बार पूछोगे हम तो उतनी बार बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके जो न्यू टॉपिक है वो हम न्यू टॉपिक नेक्स्ट बताएंगे, और उसके बाद जब रिवीजन होगा तो इसके आगे का हम कुछ और बताएंगे। ओके।